हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाशिक यंत्र के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जो कि था माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में बात करी थी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, उसका जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था वो m बराबर कितना माइनस का d अपान यू ई इंटू वी ओ अपान यू ओ, ये हम लोगों ने निकाला था। तो देखिए बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये m का मान जितना अधिक होगा वह सूक्ष्मदर्शी उतनी ही अच्छी सूक्ष्मदर्शी कहलाएगी। तो देखो यहाँ पर इस फार्मूले में आप देख रहे हो, ये माइनस चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। ये माइनस चिन्ह इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पर जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बनता है। हम लोगों ने इसका जब रे डायग्राम बनाया था तो वहाँ पर देखा था कि जो इसका अंतिम प्रतिबिंब बन रहा था वो उल्टा बन रहा था। तो माइनस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो m का मान जितना अधिक से अधिक होगा, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को अधिक करना है, वह सूक्ष्मदर्शी उतनी ही अच्छी सूक्ष्मदर्शी कहलाएगी। तो इसके मान को अधिक कैसे किया जा सकता है, बोर्ड में से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO को कम से कम रखा जाता है, क्यों? इस टाइप से बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है उसमें आप देख पा रहे होंगे कहीं भी आपको FO दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे हम बता पाएंगे कि इसको कम करने से ये कैसे बढ़ेगा? भाई यहाँ पर आप देखो, ये अगर हमारे पास कम से कम हो या ये कम से कम हो तभी तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से है, क्योंकि ये नीचे लिखा है, ये अगर मैं इसको कम करूंगा तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर F0 का रोल क्या है, इसे जरा समझते हैं। मैंने जब आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर आवर्धन क्षमता और दर्शन कोण के बारे में। तो दर्शन कोण वहाँ पर आपने देखा था कि अल्फा और बीटा बनते थे हमारे पास। अल्फा जो है वो वस्तु द्वारा जो नेत्र लेंस है उसके केंद्र पर बना हुआ कोण होता है, और जो बीटा होता है वो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस के केंद्र पर बना हुआ कोण होता है। तो हमको यहाँ पर अल्फा और बीटा में, हमें यहाँ पर अल्फा जो होता है वस्तु, तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ लेते हैं, हमने आपको बताया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लेते हैं, तब हमारे पास वो अल्फा मिलता है। तो ध्यान होगा आप लोगों को कि वस्तु को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही लेते हैं। थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जुकाम हो रखा है तो आवाज़ का इशू हो सकता है या थोड़ा बहुत है ना, तो आप मैनेज कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, लेंस की फोकस दूरी यानी कौन से लेंस की, अभिदृश्यक लेंस की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें दो लेंस होते हैं, अभिदृश्यक लेंस होता है और नेत्रिका लेंस होता है। तो मैं यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस को बना रहा हूँ, आप जरा देखो ध्यान से, ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है ओ, ठीक है। तो हम लोग वस्तु को यहाँ पर, ये मान लो हमारे पास ए बी वस्तु रखी है, एक प्रकाश किरण को हम लोग इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं और एक मुख अक्ष के समांतर चलाते हैं और इसके बाद जो है आगे जाकर कहीं प्रतिबिंब बनता जाकर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने जब इसका सिद्धांत बताया था, मैंने बताया था कि हम लोग जो वस्तु को लेते हैं वो फोकस से थोड़ा दूर लेते हैं, फोकस से थोड़ा दूर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अब आपको क्लियर भी होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वस्तु यहाँ पर रखी है तो ये दूरी, इसकी वस्तु की दूरी लेंस से u होती है। अब चूंकि अभिदृश्यक लेंस है तो u o ये दूरी होती है,
हम लोग वस्तु को कहाँ लेते हैं? हम लोग वस्तु को फोकस से थोड़ा दूर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कम से कम करें। तो इसको कम से कम करने से ये कैसे बढ़ेगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखो, बस ये हमारे पास ये क्या है? ये वस्तु की दूरी है अभिदर्शक लेंस से। यहाँ पर अगर हम इसके मान को कम करेंगे, इसके मान को अगर हम कम करेंगे तभी तो इसका मान बढ़ेगा। अब वस्तु को हम लोग इससे दूर ले जा रहे हैं, इससे दूर रख रहे हैं, और ये मान फिर ये इससे कम होगा लेकिन इससे अधिक हो जाएगा। वस्तु जो है जब इससे दूर होगी तो फोकस दूरी से अधिक दूरी पर हो जाएगी, तो इसका मान बढ़ेगा और हमें इसका मान कम से कम करना है। आप समझ रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा आपको डीपली तरीके से समझना पड़ेगा। समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये फोकस दूरी आपकी हुई FO, ठीक है। समझने का प्रयास करो। आप देख रहे हो FO तो छोटा है लेकिन ये कैसा है? उसकी रिस्पेक्ट में बड़ा है, और अगर ये बड़ा होगा तो ये कम हो जाएगा। बात समझो? तो यहाँ पर हमको इसको कम से कम करना है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं बहुत ही पास लाना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर कंडीशन क्या देखे हैं कि कभी भी हम लोग जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे होंगे तो वस्तु को हम लोग फोकस से दूर ही रखते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, फोकस पर क्यों नहीं रखते हैं? अगर फोकस पर रख देंगे तो फोकस पर अगर वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। मैंने आपको बताया है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन उसको ही समझ में आएगा जिसने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां अच्छी तरीके से समझ रखी होंगी। हम लोग रे ऑप्टिक्स का अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरी रे ऑप्टिक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ पर सब चीज़ों का यूज होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ये कहाँ बनेगा? जाकर अनंत पर। और अगर अनंत पर रखी बनेगा प्रतिबिंब तो हम लोग जो नेत्रिका हमारे पास होती है वहां पर हम लोग वस्तु को कहाँ लेते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। और वही जो प्रतिबिंब बनता है वही नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वस्तु कहाँ होती है उसके लिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। तो हम लोग फोकस पर नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अगर फोकस पर नहीं ले सकते हैं तो हमें फोकस को कम करना है तो वस्तु को यहाँ पर रख लो, इस यू को कम करना है तो वस्तु को इनके बीच में रख लो। अगर हम लोग इनके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखते हैं, भाई साहब समझने का प्रयास करिए, अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? छठी स्थिति आ गई, और छठी स्थिति आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब इस वस्तु की ओर यानी पीछे बनता है। अगर वो पीछे बन जाएगा तो भाई साहब आप जरा मुझे बताओ, नेत्रिका का रोल ही वहां पर खत्म हो जाएगा, है ना? प्रतिबिंब तो इधर ही बन जाएगा, तो ये नेत्रिका का रोल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर, और फिर वो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात ही व्यवहार करने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोग वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी नहीं रख सकते हैं। अब शर्त तो यही है कि हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा? फोकस के पीछे रखना होगा। लेकिन बात ये आई है, फोकस के पीछे, तो फोकस के पीछे फोकस का दोगुना भी होता है ना? और दोगुना और अनंत के बीच में भी हमारे पास स्थान है, वहां पर रख सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने वहां पर कहीं रखा तो U का मान बढ़ जाएगा, और अगर U का मान बढ़ गया तो आवर्धन कम हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? तो इसीलिए हमको फोकस को कम से कम करना है। इसका मतलब हमें ये जो लेंस है इसके फोकस को कम से कम रखना होगा। तो ये जितना कम होगा, मान लो फोकस जितना कम से कम होगा, भाई साहब मान लो यहाँ पर आया तो वस्तु को हम लोग यहाँ रख लेंगे तो U का मान भी कम हो जाएगा और F का मान भी कम हो रहा है इस रिस्पेक्ट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना कम से कम फोकस होगा ये O भी कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो ये था कॉन्सेप्ट, इसके पीछे ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। अब जरा इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है, बताइए। तो देखो, हम लोग जल्दी से सूक्ष्मदर्शी के जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उसको हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास अभिदर्शक लेंस है
और ये हम लोगों की नेत्रिका है। ध्यान आपको हो तो हम लोग अभिदर्शक लेंस छोटा होता है इसमें, और नेत्रिका कैसी होती है हम लोगों की, बड़ी होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, वही हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या नली की लंबाई कहलाती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर वस्तु को लेते थे और इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ कहीं आकर बनता था, है ना। ये हमारे पास ए डैश बी डैश बनता था। ये मान लो वस्तु ए बी है, आई जिसे हम बोल दे रहे हैं, यही वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है, इससे बन रहा है, तो ये वी ओ होगा, और यही इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यू होगा, लेकिन ई है तो इसलिए यू ई। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी, यही तो इनके योग के बराबर हम लिख सकते हैं। तो एल बराबर कितना होगा, वी ओ प्लस यू ई। तो ये कहलाती है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अगर यहाँ पर कंडीशन ये आ जाए कि अगर मान लो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बजाय अनंत पर बने, तो अनंत पर क्या होगा, देखो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, देखो यहाँ पर भी आपको देखो आ गया प्रतिबिंब बनने की स्थिति में। तो हम लोग जानते हैं जब अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहाँ बना है, कहाँ हो, ये वस्तु का कार्य करता है इसके लिए, तो ये कहाँ पर हो, फोकस पर हो। तो उस समय जो हमारे पास ये यू ई होगा वो एफ ई बन जाएगा। तब जो हमारे पास लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वी ओ और एफ ई। क्लियर। तो ये हमारे पास बन जाएगा कब, जब वस्तु कहाँ पर हो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, अनंत पर बने, तब उस समय सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, वी ओ प्लस एफ ई। क्लियर। तो ये सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम लोग बात करेंगे दूरदर्शी के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम लोग इसे कर रहे हैं रफ। ठीक है, देखिए दूरदर्शी को अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए भाई बात करते हैं दूरदर्शी पर। देखो दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, वही हमारे प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी दो टाइप की होती है बेटा, एक आपकी आकाशीय जिसे हम लोग खगोलीय भी बोलते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, और दूसरा आपकी होती है खगोलीय, ये बोले तो यहाँ पर आप अपवर्ती भी लगा सकते हैं, अपवर्ती। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से भी जाना जाता है इसे, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी या आकाशीय अपवर्ती दूरदर्शी या केवल आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, एक दूरदर्शी यहाँ पर अपवर्ती में एक और दूरदर्शी होती है जिसको हम बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी का मतलब ये हुआ, पार्थिव मतलब होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए जिन दूरदर्शी का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। और ये आकाशीय खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आकाशीय पिंड यानी कि दूर जो आकाश में अंतरिक्ष में जो हम लोग देखते हैं, आकाश में जो तारे सूर्य चंद्रमा इन सभी चीज़ों को देखते हैं जिस दूरदर्शी से, उसे हम लोग खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी कहते हैं। और ये है हमारे पास परावर्ती दूरदर्शी। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर इसको अपवर्ती कहा गया है और इसको परावर्ती कहा गया। ऐसा क्यों? अपवर्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं और इसमें हम लोग परावर्तन कौन करता है? दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपके सिलेबस में आकाशीय यानी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है और परावर्ती दूरदर्शी है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पार्थिव दूरदर्शी जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल की गहराई के किसी कोने से आवाज़ उठ रही है, इसको जानने के लिए आप उत्सुक हों, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, भर भर के कमेंट करिएगा। इस पर डेडिकेटेड एक मैं वीडियो बना दूंगा अलग से और फिर आप इसको समझ सकते हैं। पार्थिव दूरदर्शी जो है पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी मतलब दूरदर्शी होती है, यानी कि एक तरीके से तोप के समान होती है, इसलिए इसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फिर सुधार किया गैलीलियो ने सुधार किया। फिर हम लोग गैलीलियो दूरदर्शी के नाम से भी अब उसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानना, तो बताना कमेंट सेक्शन में। इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे, तो हम लोग देख लेंगे उसको भी, अगर आप लोग चाहते हो तो। यहाँ पर देखिए, आकाशीय यानी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने पिछला लेक्चर सूक्ष्मदर्शी वाला पढ़ा होगा तो इसको समझने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, तो देखो हम लोग इसका रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बोला है कि सूक्ष्मदर्शी को अगर आपने पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इस सूक्ष्मदर्शी की तरह ही इसका भी रे डायग्राम बनेगा। यहाँ पर बस इतना ध्यान देना होगा कि सूक्ष्मदर्शी और ये अपवर्ती दूरदर्शी में थोड़ा अंतर है। उसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है वो छोटा होता है और इसमें अभिदर्शक लेंस कैसा होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर अभिदर्शक लेंस कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ये अभिदर्शक लेंस हो गया। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप लोग फॉलो करिएगा, तो आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी चित्र बनाने में, समझने में। तो ये हम लोग दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो दूर वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर। तो ये अनंत से दो प्रकार से किरणें चल रही हैं समांतर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो भाई बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगी। और यहाँ पर जहाँ पर ये कट रही हैं वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बन गया कुछ इस टाइप से, ये ए बी प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर हम लोग लेते हैं नेत्रिका को, नेत्रिका लेंस। देखिए ध्यान से कैसे ले रहे हैं हम लोग। आपका रे डायग्राम बिल्कुल सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार बेंड हो जाएंगी ऐसे इधर। हम लोग यहाँ पर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये नेत्रिका ई है, ये ओ है, यानी इसको मैं ओ बोल दे रहा हूँ, ये ई है। यहाँ से अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, निर्माण कर रहे हैं। तो ये बन गया यहाँ पर इसका अंतिम प्रतिबिंब, कुछ इस टाइप से ये बन गया प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दर्शन कोण को। तो ये प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ कोण है, तो ये हमारे पास कोण कौन सा होगा? बीटा कोण होगा।
अब हमको अल्फा देखना है। वहां पर हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी में अल्फा क्या लिया था, वस्तु यहाँ पर पास में थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर अल्फा हमारे पास, ये यहाँ पर हम लोग लेकर अल्फा ले लेते थे। अब वस्तु हमारे पास कहाँ, अनंत पर है, तो हमारा ये कोण क्या होगा, ये अल्फा होगा। अब ये आप देख रहे हो, ये सम्मुख कोण है ना, तो ये भी अल्फा कोण होगा। तो ये हमारे पास दर्शन कोण मिल गया, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, गणना करनी है आवर्धन की, यानी कि आवर्धन क्षमता निकालनी है। आवर्धन क्षमता इसकी निकालनी है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर हम लोग जानते हैं बीटा अपान अल्फा होता है, जिसे हम लोग 10 बीटा अपान 10 अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत ही छोटे कोण होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा 10 बीटा, यानी कि इस समकोण त्रिभुज को ध्यान दो, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर ये कोण हमको बीटा मिल रहा है, ये कोण बीटा है ना। तो देखो ध्यान से, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, 10 बीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, और आधार हमारे पास क्या है, ए ई। इस त्रिभुज में आप देखो ध्यान से, यहां पर देखो अल्फा, अल्फा कहां पर है, ये वाला कोण आप देख रहे हो, ये अल्फा है। तो हमें त्रिभुज बात करनी होगी, ध्यान दीजिएगा कौन से त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। देखो ये हमें अल्फा मिल रहा है, ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अल्फा है, इस कोण, ये हमारे इस कोण के लिए ये लंब हो गया, और ये आधार। तो यहाँ पर 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब हमारे पास ए बी, और आधार हमारे पास क्या, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ठीक है। तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा कितना, ये ओ ए पहुंच जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास ए ई। तो m बराबर फाइनल हमारे पास ओ ए अपान ए ई निकल के आ गया। अब ओ ए और ए ई को अगर ध्यान से देखो, तो देखो भैया ओ ए बताओ, ओ ए दूरी कहाँ है, ये है ओ ए दूरी। अब जरा मुझे आप बताइए ओ ए क्या होगा। ओ ए इस अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है ना, तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी अभिदृश्यक लेंस से। अब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर लेते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका, फोकस पर बनेगा। तो ये कहां बन रहा होगा, फोकस पर। तो ये दूरी हमारे पास क्या होगी, कितनी होगी बेटा, ये एफ ओ होगी। बात समझ में आई मेरे भाई। और यही फिर इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा यू ई। तो हमारे पास जो ओ ए होगा वो होगा कितना, एफ ओ होगा। चिन्ह के साथ रखेंगे, तो यहां से हम दूरी इधर नापेंगे, प्रकाश किरण भी इधर चल रही है तो पॉजिटिव हो गई। और ये भाई साहब हमारे पास ए ई, देखो ए ई हम लोग इससे इधर नापेंगे, प्रकाश किरण इधर चल रही है तो विपरीत दिशा में है, तो माइनस का यू ई। तो हमारे पास फाइनल निकल के आ गया एफ ओ अपान यू ई। यही इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। यहां पर अगर हम लोग बात करें दूरदर्शी की लंबाई के बारे में, दूरदर्शी की लंबाई के बारे में, ठीक है भैया, दूरदर्शी की लंबाई के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो आप जरा मुझे बताओ, दूरदर्शी की लंबाई हम लोग जानते हैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी भाई साहब ये एफ ओ प्लस यू ही तो होगी हमारे पास। ये देखो ओ से ई के बीच की दूरी, तो देखो ये हमारे पास एफ ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू ई है। तो हमारे पास जो दूरदर्शी की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस ये यू ई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, दूरदर्शी की लंबाई, ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है भैया। अब जरा मुझे बताओ, अगर प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने तब, तो अनंत पर बनने के लिए ये जो वस्तु है, ठीक है, ये कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो ये दूरी हमारे पास जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। तो उस केस में जब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब मैं लिख दे रहा हूं, जब अंतिम प्रतिबिंब इस स्पर्शदर्शी की अंतिम नहीं कहाँ पर, अनंत पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो या बनता हो, तब दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो कितना, एफ ओ प्लस ये दूरी बन जाएगी एफ ई। ये हमारे पास दूरदर्शी की लंबाई होगी। तो ये थी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगी तो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी आएगी, परावर्ती दूरदर्शी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको केवल और केवल यहाँ से दो चीज़ों पर फोकस करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। इनको अच्छी तरीके से बार बार इनके रे डायग्राम बनाने का प्रयास करिए। जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 4 स्टेप में तो इसका फार्मूला निकल के आ गया आवर्धन क्षमता का। ठीक है, तो ये खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग परावर्ती दूरदर्शी को भी देख लेते हैं। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग देख ले रहे हैं उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा और आवर्धन क्षमता का सूत्र भी देख लेते हैं। उसका डेरिवेशन नहीं है, केवल सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, आपके सिलेबस में वो है नहीं, तभी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ नहीं, 2-3 स्टेप का आपका डेरिवेशन हुआ और केवल रे डायग्राम ही आपको समझना था। वो आप लोग बार बार बनाएंगे, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। बस जैसे मैंने बताया बस ऐसे ही करिएगा आप लोग। ठीक है, ओके। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। परावर्ती दूरदर्शी, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो चलते हैं, चलो चलें। देखिए, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी ये भी भाई साहब देखो 2 टाइप की होती है। ठीक है, कैसेग्रेन दूरदर्शी, कैसेग्रेन दूरदर्शी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दूरदर्शी का निजात किया था, बनाया था। आइए जरा समझते हैं कैसे इन्होंने क्या बनाया था, कैसे बनाया था। तो देखो, इन्होंने यहाँ पर 2 अवतल दर्पण लिए थे। ये अवतल दर्पण 2 लिए, इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थान छोड़ा था, जिसमें एक होलो पाइप लगाया था। ठीक है, और इसमें लगाया था नेत्रिका लेंस, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर लेंस लगाए थे, उत्तल लेंस, और यहाँ पर एक लगाया था इस टाइप से उत्तल दर्पण। ये इसको एक फ्रेम में इन्होंने रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर अनंत से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। ये कुछ इस टाइप से 2 समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो अवतल दर्पण है, क्या करेगा? परावर्तन करेगा। तो परावर्तन के बाद ये इस पर फोकस कर रही है आकर यहाँ पर। अब ये भी क्या है? उत्तल दर्पण है। तो ये क्या करेगा? ये भी कर देता है इसका रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको भी परावर्तित कर देता है। और परावर्तित करने के बाद ये जो हमारे पास जो नली लगी हुई है, होलो पाइप, जिसमें ये लेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर जाकर इसका क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों की क्या होती है? आँख होती है। इस टाइप से आँख लगी होती है। भैया चलो ठीक है, बन गई, ठीक ठाक बन गई आँख। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। तो ये है इसका प्रतिबिंब। और जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो माइनस का FO/FE, ये जो है आवर्धन क्षमता का इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये कैसेग्रेन दूरदर्शी हो गई। यहाँ पर इस कैसेग्रेन दूरदर्शी में थोड़ा सा सुधार किया न्यूटन ने। तो दूसरी दूरदर्शी हम पढ़ेंगे न्यूटनी दूरदर्शी। तो उन्हीं के नाम से हम लोग जानते हैं, न्यूटनी दूरदर्शी। क्या किया उन्होंने? इन्होंने यहाँ पर क्या लिया था? इन्होंने यहाँ पर लिया है उत्तल दर्पण, उन्होंने ले लिया था समतल दर्पण। कैसे, क्या डायग्राम बनाया था, आइए जरा समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फटाफट बढ़ते हम लोग दूसरी दूरदर्शी की तरफ। ईस्वी में सुधार किया उन्होंने, किसने? न्यूटन बाबा ने। और उन्हीं के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, न्यूटनी दूरदर्शी। ठीक है, न्यूटनी दूरदर्शी यानी न्यूटनी परावर्ती दूरदर्शी। हटाएं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, देखो
उसका रे डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर दो अवतल दर्पण ही लिए उन्होंने, और ये जो ज्वाइंट वाली लाइन है यहाँ पर इसके बीच में एक लगाया उन्होंने समतल दर्पण। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या लगाया? समतल दर्पण। ये देखिए कुछ इस टाइप से ये फ्रेम है। तो यहाँ पर उन्होंने लगा दिया समतल दर्पण। ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं, चलने दो भाई, ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं समांतर। ठीक है, अब ये दर्पण है, ये क्या करेंगे? इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होगा, ये इस पर गिरेंगे आकर कुछ इस टाइप से। तो आप देखेंगे क्या होता है कि ये जो हमारे पास दर्पण लगा हुआ होता है समतल दर्पण, ये एडजस्टेबल होता है, मतलब कि इसको हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन तरंगों को, सॉरी इन किरणों को हम लोग अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास समतल दर्पण लगाया जाता है। इसको हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, एडजस्टेबल होता है। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है, ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है, और यहाँ पर लगाया होता है नेत्रिका लेंस, और यहाँ पर आकर बन जाता है इसकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है न्यूटनी दूरदर्शी। बहुत ही सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर जो इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा वो भी यही होता है, m बराबर -FO/FE। ठीक है, तो ये रही आपकी खगोलीय परावर्तित दूरदर्शी। तो ये था आपका चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन 70% सिलेबस ही हम लोगों को पढ़ना है। 30% सिलेबस से जो रिड्यूस कर दिया गया है, तो सिलेबस थोड़ा हल्का हो गया है। तो हम लोगों को यहाँ तक बात करनी है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बेसिकली चैप्टर ही समाप्त हो चुका है हम लोगों को, यहाँ तक इतना ही पढ़ना था इसमें। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम लोग देख लेंगे, अगर कुछ और छूटा होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।